नमस्कार, मैं हूँ राहुल भूषण और स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग विंडो में। भविष्य आपका प्रयास हमारा। इसी सिलसिले में हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र के कई सारे चैप्टर अब तक पढ़ चुके हैं हम लोग, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, है ना। इस तरीके से हम लोगों ने बाल विकास शिक्षा शास्त्र के लगभग सभी टॉपिक को हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है, एक एक करके। इसके आगे जो चैप्टर्स बचे हुए हैं, जैसे कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, या कोठारी कमीशन है, ये सारे चैप्टर्स को भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत हद तक हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ एक चैप्टर और बचा हुआ है जो हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आप में से कोई हैं जो अभी नया टीचिंग विंडो पे ज्वाइन हुए हैं, तो इससे पुरानी वीडियो जो है आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको बाल विकास शिक्षा शास्त्र की एक समझ पैदा कर पाएंगे अपने आप में, और उससे जुड़ा हुआ जो प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाएंगे उसको भी आप कर पाएंगे। आज जो है हम पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे होंगे, कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। ब्लूम्स टेक्सोनोमी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ब्लूम्स टेक्सोनोमी में जो ब्लूम साहब ने 1956 में 1956 में वर्गीकृत किया है। टेक्सोनोमी का मतलब ही होता है क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफिकेशन। तो शैक्षिक उद्देश्यों को जो वर्गीकृत करने का काम किया है इन्होंने, उसके आधार पे कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने कई सारे परीक्षण किए और उन्हें सफलता भी मिली। तो आप इसलिए कह सकते हैं कि जाहिर है कि जो ब्लूम साहब हैं, उनका जो सिद्धांत थे, उनका जो टेक्सोनोमी है, वो बहुत ही ज्यादा सटीक है। तो 1956 में इन्होंने 3 डोमेन दिए, है ना। शैक्षिक उद्देश्यों का जो है 3 डोमेन उन्होंने दिया। पहला डोमेन जो आपका है वह है कॉग्निटिव डोमेन, है ना, कॉग्निटिव डोमेन, जिसको आप संज्ञानात्मक पक्ष भी कह सकते हैं, संज्ञानात्मक स्तर कह सकते हैं। दूसरा इन्होंने दिया अफेक्टिव डोमेन। ध्यान से सुनिएगा, अफेक्टिव में बात कर रहा हूं, अफेक्टिव डोमेन, है ना, जिसको हिंदी में आप क्या कहेंगे, संवेगात्मक पक्ष कह सकते हैं, संवेगात्मक पक्ष कह सकते हैं। और कॉग्निटिव डोमेन को आप संज्ञानात्मक पक्ष कह सकते हैं, है ना, संज्ञानात्मक पक्ष कह सकते हैं। और तीसरा और आखिरी जो है इनका डोमेन है वह है साइकोमोटर डोमेन, है ना। क्या है भाई, साइकोमोटर डोमेन, ठीक है, साइकोमोटर डोमेन है। तो 3 डोमेन इन्होंने दिए, 3 क्लासिफिकेशन, इन 3 भाग में वर्गीकृत कहीं ना कहीं किया। जो शैक्षिक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है वो इन 3 डोमेन के आधार पे इन्होंने किया। ऐसा नहीं है कि मैंने ये पहले लिख दिया तो पहले ये होता है, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, नहीं, ऐसा नहीं है ना। तीनों जो है साथ साथ चलता रहता है। इसको एक और भी माध्यम से समझिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये 1956 में जो है ये वर्गीकरण दिया गया है। और ब्लूम टेक्सोनोमी जो है, ब्लूम साहब जो है, इनका पूरा नाम बेंजामिन ब्लूम है। बेंजामिन ब्लूम का जो जन्म है वो 1913 ईस्वी में हुआ है, यूएस में हुआ है ना। और ये बहुत ही जाने माने एक साइकेट्रिस्ट थे, है, मनोचिकित्सक थे ये, बहुत ही जाने माने। और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो काम किया है वो मतलब बाकमाल है ना। बाकमाल इसलिए कह रहा हूं कि इनके इन्हीं क्लासिफिकेशन के आधार पे, इन्हीं टेक्सोनोमी के आधार पे कई सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपना अपना सिद्धांत, नया सिद्धांत दिया, उसमें कुछ मॉडिफाई भी किया, और अलग अलग स्टेटमेंट जो है कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं। तो 3 डोमेन है, कौन कौन सा है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, है ना। आप इस तरह से देख सकते हैं। अब आपको समझना यह है कि कॉग्निटिव डोमेन होता क्या है, संज्ञानात्मक पक्ष, जो शैक्षिक उद्देश्य का संज्ञानात्मक पक्ष है वो क्या है, या अफेक्टिव डोमेन क्या है, या साइकोमोटर डोमेन क्या है। एक उदाहरण के माध्यम से समझिए इस चीज को। हम सब जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि जो है शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, या कई सारे बड़े बड़े बैनर में आपने लिखा देखा होगा कि जो है पानी
नहीं बर्बाद करें, या यहां गंदगी नहीं फैलाएं, यहां कचरा नहीं फैलाएं। और आपने क्या देखा होगा कि जहां पे ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि यहां कचरा फैलाना मना है या यहां पे कचरा नहीं फैलाएं, वहां पे सबसे ज्यादा कचरा फैला होता है ना? क्यों? ऐसा क्यों है? और इस चीज को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? अब इस बात को आप समझिए कि अगर यहां लिखा हो रहा है कि यहां पे कचरा फैलाना मना है और वहीं पे कचरा फैला हुआ है, जो लोग कचरा वहां पे फैला रहे हैं वो भी देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ बकायदा बड़े बड़े अक्षरों में कि भी यहाँ पे भाई गंदगी फैलाना मना है। तो अगर वो पढ़ पा रहे हैं, वो सोच पा रहे हैं, तो इसका मतलब कॉग्निटिव डोमेन जो है वो संज्ञानात्मक पक्ष, जो उनकी लर्निंग है हो चुकी है, वो पढ़ चुके हैं, पढ़ लिए। लेकिन उसके बावजूद भी वो कचरा फैला रहे हैं, इसका मतलब उनका जो अफेक्टिव संवेगात्मक पक्ष है, संवेगात्मक अधिगम जो है वो नहीं हुआ है, इसीलिए जो है वो वहां पे गंदगी फैला रहे हैं, है ना? और साइकोमोटर डोमेन जो है आपकी क्रिया से संबंधित होती है, जो काम आप करते हैं, जिन कामों को अंजाम देते हैं, उसके अंतर्गत आप साइकोमोटर डोमेन को रख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि तीनों चीजें जो है वो एक साथ चलती है। तीनों में से अगर किसी एक का विकास हुआ, दूसरा विकास अगर आपका नहीं हुआ है, तो जाहिर है कहीं ना कहीं आप सही मायने में अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में नाकामयाब रहेंगे। लर्निंग का जो एक प्रोसेस है, उसको लर्निंग का जो एक उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वहां तक पहुंचने में आप नाकामयाब रहेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि इन तीनों डोमेन को आप सही तरीके से पढ़ पाएं, समझ पाएं, है ना? और तीनों का जब विकास होगा तो सही मायने में लर्निंग जो है आपकी तभी होगी। ठीक है, यहां तक मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहा होऊंगा, है ना? तो पहला जो हमारा डोमेन है, पहला डोमेन क्या है? पहला डोमेन हमारा है कॉग्निटिव डोमेन। है ना? कॉग्निटिव डोमेन। अब कॉग्निटिव डोमेन को समझिए। कॉग्निटिव शब्द जो है, ये जो संज्ञानात्मक शब्द है, इसको आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, कई बार समझा है, कई बार देखा है। संज्ञानात्मक से तात्पर्य किस चीज का है भाई? आपके सोच से संबंधित है, आपके विचार से संबंधित है ना? आपके स्वप्न से संबंधित है, आपका जो आपकी जो विचारधारा है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, उससे संबंधित है। ये संज्ञानात्मक पक्ष, मतलब ये कि आपके दिमाग से संबंधित है ना? किससे संबंधित है भाई? तो आपके दिमाग से संबंधित है, आपके हेड से संबंधित है ना? कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने, कई सारे किताब में आप देखेंगे इस चीज को, इनका जो तीनों डोमेन है वो 3H के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया। 3H का मतलब क्या है भाई? हेड, हर्ट और हैंड। हेड, हर्ट और हैंड, 3H के माध्यम से समझाया गया है। हेड का जो ताल्लुकात किससे है भाई? तो कॉग्निटिव डोमेन से है। हर्ट का ताल्लुकात किससे है? आपका अफेक्टिव डोमेन से है ना? अफेक्टिव डोमेन से है। और हैंड का ताल्लुकात किससे है? साइकोमोटर डोमेन से। नहीं, इसको आप याद करने के लिए ये चीजें देख सकते हैं, ये चीजें अपने जहन में रख सकते हैं समझने के लिए। सिर्फ पहली बात है। तो हम आते हैं कॉग्निटिव डोमेन के बारे में। हम बातचीत कर रहे थे कि कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो दिमाग से संबंधित है आपका सोच, आपका विचार, आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, किस तरह से आप चीजों को क्रिटिकली सोचते हैं, वो सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत आता है, कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आता है। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन के सब डोमेन भी है ना? कॉग्निटिव डोमेन के 6 सब डोमेन है। कितने हैं भाई? सब डोमेन कितने हैं? 6। ठीक उसी प्रकार से अफेक्टिव के भी 5 सब डोमेन है। कहीं कहीं बहुत रेयर केस में आपको 6 देखने को किसी किसी किताब में मिल सकता है, चांसेस कम है, लेकिन आपको 5 पढ़ना है। साइकोमोटर में भी कितने हैं भाई? 6 सब डोमेन है ना? 6 सब डोमेन आपका किसमें है? साइकोमोटर में भी है। ठीक है,
आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको समझना है, जो समझने योग्य है, वो है आपका कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, पहले तो ये समझ लीजिए। उसके बाद जो हम अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन को भी एक एक करके समझेंगे। जाहिर है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए कई सारे सिद्धांत दिए जा चुके हैं ऑलरेडी, आप लोगों ने पढ़ रखा है, वैगोस्की को पढ़ लिया है आपने, जीन पियाजे को पढ़ लिया, बहुत डिटेल में पढ़ा जीन पियाजे को आपने, खास करके उनके कॉग्निटिव डोमेन से संबंधित, है ना। तो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या केंद्रीय विद्यालय के पॉइंट ऑफ व्यू से या जितने भी टीचिंग एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो कॉग्निटिव डोमेन से अच्छे प्रश्न आते हैं और बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं, डीप प्रश्न आते हैं। मैं डरा ले रहा हूं, यह हकीकत है जो आपको जानना चाहिए। और अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन से बहुत रेयर सवाल पूछे जाते हैं, और पूछे भी जाते हैं तो बहुत ही सामान्य सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक सिचुएशन दे दिया और इस सिचुएशन में पूछ लिया जाएगा कि भाई बच्चा जो है उसमें अपने कौन से डोमेन का इस्तेमाल करेगा या कौन सा डोमेन ज्यादा प्रभावी है, ऐसा कोई सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। तो मुख्य तौर पर जो है वो आपका कौन सा है भाई, कॉग्निटिव डोमेन है। क्लियर है। अब कॉग्निटिव डोमेन जो मुख्य रूप से है, इस चीज को हम थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं, एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, हायरार्किकल सिस्टम के माध्यम से हम लोग यहाँ पे समझेंगे। चलिए फिर से स्वागत है एक बारी, है ना। हमने वीडियो को स्टॉप कर दिया था आप सबके लिए, ताकि इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा बना पाऊँ, आपका समय ज्यादा नहीं लूँ मैं इस चीज में। उम्मीद है आपको क्लियर दिख रहा होगा ये चीज, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लूम टेक्सोनोमी जो है, ब्लूम का वर्गीकरण जो है 1956 में आया। 1956 में इन्होंने वर्गीकृत किया था शैक्षिक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है 1956 में हुआ था। उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया कई सारे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा 2001 में उसको जो है मॉडिफाई किया गया। और मॉडिफाई क्या किया गया पहले हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले इस सारे जो टर्म है उस सारे टर्म को हम समझ लेते हैं। एक और बात, ये नाम आपको कुछ बदले हुए जो नजर आ रहे होंगे, है ना, तो नाम सिर्फ बदले हैं, मतलब वही है ना। नॉलेज का क्या मतलब है, आपके सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से मतलब है। नॉलेज का मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसको हम नॉलेज कहते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्या है कि उस इंफॉर्मेशन के बारे में जो आप अपने अंदर समझ पैदा करते हैं उसको हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। अगला आपका एप्लीकेशन है। अब क्या होता है कि हम पहले समझते हैं, पहले नॉलेज ग्रहण किया, उसके बाद समझा, उसके बाद उसको हमने इंप्लीमेंट करने का कोशिश किया अपने जीवन में, अप्लाई करने का कोशिश किया अपने जीवन में, है ना। एनालिसिस किया, उसके बाद उस एनालिसिस करने का मतलब जो बातें हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कई बार होता है ना कि एक बार हमने काम को अंजाम दे दिया, उसके बाद हम उस चीज को और खूबसूरत बनाने के लिए उसके छोटे छोटे पहलू पे गौर करते हैं ताकि उन चीजों को और खूबसूरत बनाया जा सके। नहीं, जैसे मान लीजिए कि काम आपको दिया गया, आपने उस काम को कर दिया, आपके पास समय है, तो आप क्या कर रहे होते हैं, थोड़ी सी उसमें कलाकारी कर रहे होते हैं उसको खूबसूरत बनाने के लिए। उसके एक एक पहलू को, छोटे छोटे पहलू को डिफरेंशिएट करके, है ना, देख रहे होते हैं ताकि उसके छोटे छोटे चीजों को भी किस तरह से परफेक्ट बनाया जाए, किस तरीके से दिख किया जाए, है ना। तो हमने उसका एनालिसिस किया, बारीकी से एनालिसिस किया छोटे छोटे पहलू को। उसके बाद है सिंथेसिस, है ना। सिंथेसिस का मतलब होता है क्रिएट करना, किसी चीज को क्रिएट करना, उसको हम सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस को आप याद रख सकते हैं किसके माध्यम से, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। जाहिर है 7th 8th में आप लोग पढ़े होंगे, याद होगा आप सबको, है ना, कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है भाई, कि प्लांट जब अपना भोजन खुद बनाता है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो उसको हम सिंथेसिस कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो यहाँ से सिंथेसिस आप याद रख सकते हैं। अब जाहिर है हम किसी चीज को जब एनालाइज कर लिए तो एनालाइज करने के बाद हम कुछ नया क्रिएट करने में कैपेबल हो पाएंगे। और उसके बाद ब्लूम्स का मानना है कि होता है इवैल्यूएशन, है ना, जजमेंट होता है, मूल्यांकन होता है ना, असेसमेंट होता है इस सब के आधार पर। ठीक है, तो ये तो 1956 का था। ये आपका 2001 का है, जो एंडरसन के द्वारा जो है इसको मॉडिफाई, एंडरसन और उनके कुछ साथियों के द्वारा जो है इसको मॉडिफाई किया गया। और मॉडिफाई करने के बाद क्या देखा गया कि लास्ट का जो ये 2 है इसको चेंज कर दिया गया, इसके प्लेस को चेंज कर दिया गया। 2001 में माना गया कि नहीं भाई, क्रिएट जो है, क्रिएशन जो है वो सबसे ऊपर है ना, और इवैल्यूएशन उससे नीचे है। नीचे का पक्ष जो है इवैल्यूएशन है, क्रिएशन से पहले का पक्ष इवैल्यूएशन है।
अब इस चीज को एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं, जाहिर है अगर आप टीचिंग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आने वाले कल के भावी शिक्षक हैं आप लोग, तो कहीं ना कहीं अभी भी कहीं ना कहीं आप टीच कर रहे होंगे या इसमें जिज्ञासा होगी, बच्चों से इंटरेक्शन करने का मौका मिला होगा, खास करके जब आप बीएड कर रहे होंगे और टीचिंग प्रैक्टिस लगी होगी आपको, आप किसी विद्यालय में पढ़ाने जा रहे होंगे, ट्रेनिंग हो रही होगी आपकी उस वक्त, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, उस चीज को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या होता है, एनालिसिस हम करते हैं किसी बच्चों का हम एनालिसिस करते हैं उसके सारे एक्टिविटी के आधार पर, जैसे कि को करिकुलर एक्टिविटी में बच्चा कितना अच्छा है, पढ़ने में कितना अच्छा है, इसका व्यवहार कैसा है दोस्तों के साथ, है ना, डिसिप्लिन किस तरह से क्लास में मेंटेन करता है, ये इन सारे पहलुओं को जो है हम बहुत ही बारीकी से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसके आधार पर हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद उन्हीं पॉइंट पे, जिस आधार पे, जिस छोटे छोटे आधार पे हमने बच्चे को बारीकी से ऑब्जर्व किया है, उसके आधार पे हम एक समझ क्रिएट करते हैं, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन। एक जजमेंट जो देते हैं, एक स्टैंड अपना जो हम क्रिएट करते हैं, उसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन। और उसके बाद जो है क्रिएशन होता है ना, उसके बाद जो है क्रिएशन होता है, जाहिर है उसके बाद हम बच्चों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं, तो क्रिएशन के अंतर्गत ही वो आएगा, है ना। तो ये तो आपका है कौन सा भाई, ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव डोमेन है, उसका सब डोमेन ये है ना। इसका आप टॉपिक डाल सकते हैं क्या भाई, सब डोमेन ऑफ ब्लूम कॉग्निटिव, है ना, कॉग्निटिव डोमेन, सब डोमेन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। क्लियर है, यहां तक समझाने में मैं कामयाब रहा, मुझे एक बार जरूर सूचित कीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में डाल के, ठीक है, ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से और आपको समझा पाऊं। अगली क्लास में अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि जो बाकी का दो है, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, इसको जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँगा तो इसमें जो समस्या होगी उसको भी मैं साथ में समझा दूंगा। आपको कोई बात अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जाहिर है आप लोग शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, अगर आपको पसंद आता है तो। अगर पसंद नहीं आता है तो मत कीजिए शेयर, लेकिन अगर आपको पसंद आया है तो जरूर शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कुछ बेहतर करने का, अच्छा काम करने का, सही तरीके से पढ़ाने का। इससे संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं उस सवाल की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा गूगल मीट पे, यूट्यूब पे भी डालूंगा आने वाले कल में। कुछ समस्याएं आती रहती है तकनीकी, जिस वजह से हम बार बार अपना जो मोड ऑफ टीचिंग है वो चेंज कर रहे होते हैं, है ना। दरअसल जाहिर है कि ये जो टीचिंग का काम है किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। आज के दौर में खास करके आपको कई सारे पहलू का ध्यान रखना पड़ता है। आपको एक टीम चाहिए, है ना, जिसके हेल्प से आप टीचिंग कर सकते हैं, है ना। तो ये फिलहाल एक बिगिनर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, जाहिर है हम बिगिनर्स से ही हम अभी शुरू किए हैं, ताकि हम आपको बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। मुझे लगता है कि मैं बेहतर तरीके से आपको सीडीपी समझा सकता हूं, इसलिए मैंने शुरू किया है ना। तो मैं अपने अनुभवों के आधार पर पूरी कोशिश करूंगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट की जो क्लास है उसको बारीकी से आपको समझा पाऊं, और इसके बाद जो है हम दूसरे सब्जेक्ट की ओर भी बढ़ेंगे, जैसे कि ईवीएस है हमारा। इसके बाद ईवीएस पढ़ेंगे, हिंदी, टीचिंग ऑफ हिंदी जो मेरा सब्जेक्ट है वो मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, है ना। और 4 से 5 क्लास में टीचिंग ऑफ हिंदी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब तक के लिए इतना है कि ये सारी वीडियोस देखिए, कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा क्लास। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप खुल के लिखिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप ठीक से नहीं पढ़ा रहे हो, जो भी है पॉजिटिव अथवा निगेटिव फीडबैक मुझे दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, ताकि मुझे अपने आप पे काम करने का एक मौका मिलेगा, ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। उम्मीद है कि यहाँ तक मैं समझा पाया होऊंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये सब बहुत नॉर्मल बात है, कहने की जरूरत होती नहीं है, है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।